जैसा कि मैंने पहला चैप्टर आपको करा दिया है और उसको न्यूमेरिकल कुछ करा दिए हैं, कुछ आगे कराते जाएंगे। देखिए इकट्ठा अभी करा देंगे तो उससे फायदा क्या है, अभी आप लोग पढ़ोगे फिर बाद में भूल जाओगे आप लोग, इसलिए कुछ अभी करा दिए न्यूमेरिकल, कुछ आने वाले समय में करा देंगे धीरे धीरे। तो आप लोग अब दूसरा चैप्टर तैयारी कीजिए, आज से मैं पढ़ा रहा हूँ और इसी के साथ दूसरा चैप्टर भी इसी प्रकार न्यूमेरिकल धीरे धीरे हर चैप्टर के धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है रिवीजन अच्छा बना रहता है। तो आज दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है गाउसेज थ्योरम। तो गाउसेज थ्योरम को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं, उनको समझना जरूरी होता है। जैसा कि एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सॉलिड एंगल, घनकोण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए गाउसेज थ्योरम आज हमारा टॉपिक नहीं है, उसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर डालिए एरिया वेक्टर। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एरिया वेक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में कहें तो क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, हाँ तो क्षेत्रफल सदिश पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। क्षेत्रफल सदिश की डेफिनेशन होती है किसी भी पृष्ठ के लंबवत। मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, मान लीजिए ये मैंने पृष्ठ बना दिया, सॉरी थोड़ा वैसे बनाते हैं ना, 3 डायमेंशन में लगे। ये कोई पृष्ठ है और पृष्ठ के लंबवत ये इसका सेंटर है, ठीक है। किसी पृष्ठ के लंबवत, कोई भी पृष्ठ हो, जरूरी नहीं है ये गोल ही हो भाई, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। किसी पृष्ठ के लंबवत, लंबवत यानी परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये पृष्ठ है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यूं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो हम एक से समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। जरूरी नहीं है गोल ही हो यानी सर्किल वाला ही हो, ऐसा कैसा भी हो सकता है, पृष्ठ तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। उससे आपको कंफ्यूज ना हो, कोई कैसे भी समझाता है कोई कैसे भी समझाता है, लेकिन मेरे समझाने का अंदाज ये है। मान लीजिए कोई भी पृष्ठ में जैसा कि ये पृष्ठ मैंने बना लिया है, उसी पृष्ठ के लंबवत, ये लंबवत बाहर की ओर, यानी ये आप लोगों को ऐसा दिख रहा है ना, ये 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की है मैंने, 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बोर्ड 2 डायमेंशन में होता है, इसलिए इस पर समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ऐसा है, मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, 1 मिनट रुको। अब मान लीजिए ये मेरे पास बुक है, ये बुक है, ठीक है, ये बुक, तो ये पृष्ठ है इसका, इस बुक का ये पृष्ठ ही तो है इतना, तो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे है, ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा लंबवत, पार आर पार ऐसे करेंगे, यूं करके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो इसके लंबवत है ये ऐसे करके। ऐसे खींचना तो मुश्किल काम है, ऐसे रेखा खींचना, इसलिए ऐसे बताई गई है, आप लोग इमेजिन कीजिए। तो किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब को, ये अभिलंब है,
किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब को ही एरिया वेक्टर कहते हैं। यही एरिया वेक्टर है। अब इसका मान लीजिए, इसका इस पृष्ठ की एरिया है ए, ठीक है, और इस पे हमने ये एकांक सदिश मान लिया, यूनिट वेक्टर अंग्रेजी में बोले तो एन के, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालें तो कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल सदिश ऐसे निकलता है, इक्वल एन केव ए, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। एक बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इसका ये एरिया वेक्टर होता है, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकालना है हमें, तो ये तीर दिख रहा है आपको, ये तीर, ये सदिश का चिन्ह होता है, ये वेक्टर है, ठीक है। आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा 11th में भी, इंटर में भी मैथ में पढ़ाया जाता है ये सब। तो ये वेक्टर है मान लीजिए, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर, हमें एरिया वेक्टर निकालना है तो इसका पूरा एरिया लेना पड़ेगा। हमने एरिया ले लिया भाई, ये ले लिया, ठीक है, एरिया ले लिया, और इसका एक यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा, जैसा कि इसकी ये यूनिट वेक्टर है एन केप। ये कैप लिख रहा है, कैप लग रहा है इस पे। इस कैप का मतलब आप लोग समझते हो? इस कैप का समझने के लिए आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सदिश वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 11th में पढ़ाया जाता है ये, और 12th क्लास के मैथ में भी तो है ये, आप लोग पढ़ लेना कहीं से, नहीं तो मैं एक वीडियो इसकी अलग से बनाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इसको समझाना, हमारा मुद्दा ये है कि हमको आपको गाउसेज थ्योरम को समझाना। तो गाउसेज थ्योरम को समझाने के लिए ये जरूरी था, इसलिए हम ये करा रहे हैं पहले। तो इसलिए इसके मामले में भी किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग ये समझिए कि एरिया वेक्टर ये होता है कि किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकालने के लिए, जैसे मान लो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकाला, तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए इसका पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ता है, एरिया ए ले लिया हमने, इसका एकांक से यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, यानी केव ले लिया हमने। अब यहाँ लिख दो, और चाहो तो यहाँ एन केव यहाँ लिख सकते हो, जहां एन केव एक यहाँ एन केव एक छोड़ो, पृष्ठ के लंबवत अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। ये एकांक वेक्टर है एन केव, ठीक है। तो आप लोगों को एरिया वेक्टर समझ में आया होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, मान लीजिए ये पृष्ठ है, मेरा हाथ ये पृष्ठ है, पृष्ठ तो किसी का भी हो सकता है, तो इसके लंबवत परपेंडिकुलर, जस्ट लंबवत बाहर की ओर ऐसे खींचा गया अभिलंब, यही एरिया वेक्टर होता है, ये समझ लो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, इसके बाद है हमारा टॉपिक सॉलिड एंगल। हाँ, तो अब देखिए सॉलिड एंगल, जैसा कि आप लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा, इस सॉलिड एंगल को समझाने के लिए आप लोगों को एक और टॉपिक पढ़ा देता हूँ, उससे आप लोगों को ये अच्छे समझ में आएगा। आप लोगों ने ये जो सॉलिड एंगल है, खाली आपने एंगल पढ़ा है, ये घनकोण है, आप लोगों ने कोण तो पढ़ा होगा, कोण मान लो कोई भी कोण हो सकता है, ये कोण है, ये कोण बन गया, ठीक है। कोण कैसा भी हो सकता है, ये भी कोण है, ये 30 अंश, ये कितना भी है, ये कितना भी है, कोई कितना है,
उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, कोण की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज से ये कोण बन रहा है, ठीक है। हम कोण कहते हैं, दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण का फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। चाप ये रही, त्रिज्या ये रही। अब मान लीजिए ये कोई वृत्त है, अब ऐसे यूं कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये चाप हो गई, ये गोलाई है वक्र, ये चाप हो गई, ये त्रिज्या हो गई। तो कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। अब इसी प्रकार गोला, भाई गोला में और वृत्त में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते गोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है। देखिए आप लोगों ने बॉल देखी है, बॉल, फुटबॉल, कोई भी बॉल तो बॉल है, ठीक है। वो गोल होती है, गोल होती है, वो थ्री डायमेंशन में शायद ऐसी होती है, ठीक है। वो गोल होती है ऐसे। और वृत्त होता है सिर्फ ये चित्र होता है वृत्त। तो मान लीजिए वृत्त बन गया, ये वृत्त। जैसे आप लोगों ने सिक्का देखा है, सिक्का मान लो चूड़ी, कड़ा होता है ना वो चूड़ी, वो चूड़ी होती है वृत्त। और गेंद होती है, गेंद वो होती है गोला। अब तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब गोला मान लो फुटबॉल होती है, फुटबॉल का भी कोई न कोई सेंटर होता है, केंद्र बिंदु। तो भाई वृत्त वो उसका भी है, मान लीजिए वृत्त है, इसका भी कोई केंद्र है, सेंटर ये बीच में। फुटबॉल है, ये मान ली फुटबॉल है, गोल होती है वो। फुटबॉल जो अंदर पोली होती है, मतलब गोल, तो उसके अंदर एक बिंदु होता है और ये होता है, ये वृत्त है, ठीक है। तो अब आप लोग इससे इमेजिन कीजिए कि गोला में और वृत्त में कितना बड़ा अंतर होता है। और फॉर्मूला कोण का होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ये जो चाप है ना, ये चाप, ये हो गई इसकी चाप बट्टे त्रिज्या, ये होगी दूरी। इसी प्रकार गोले का भी फॉर्मूला बनता है, देखना वो आगे बता दूंगा मैं आप लोगों को। पहले ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन आप लोग समझिए, सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए आप लोग लिखिए कॉपी में, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को ही घनकोण कहते हैं। ये गोली पृष्ठ है भाई, गेंद गोल होती है, ये गोल थोड़ा सा पृष्ठ है, ये गोला का ये थोड़ा पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ द्वारा इस गोले के केंद्र पर ये बना कोण बन रहा है ना, ये कोण गोल, इस ही कोण को ही घनकोण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से करते हैं वैसे तो, बराबर गोलीय पृष्ठ अपॉन दूरी r, ठीक है। r² क्यों है भाई, हमने जब कोण को हमने बताया था तो कोण बराबर तो ये था चाप बट्टे त्रिज्या, वहां तो त्रिज्या का वर्ग हुआ नहीं था भाई। ऐसा ही होता है, ये गोले में और वृत्त में अंतर होता है। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, ये मैंने डी क्यों लगाया है, डी का मतलब ये है, ये छोटा सा, मैंने इस गोलीय पृष्ठ का यानी गोलीय क्षेत्रफल है, इस गोलीय क्षेत्रफल में से छोटे से पृष्ठ का, बहुत ही छोटा, ये मैंने बड़ा तो इसलिए बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ही नामात्र को है इतने के। तो जब इतने के लिए तभी तो मैंने डी लगाया। डी का मतलब होता है छोटा कोण, छोटा कोण छोटे के लिए होता है।
तो ये छोटे के लिए मैंने डी लगाया है, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोग ये समझिए, यही होता है इसका घनकोण का, ठीक है। अब आप लोग एक शब्द देखिए, यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, तब डी ओमेगा बराबर 1 होगा। जब डी ए यानी कि ये डी ए बराबर आर स्क्वायर, यानी कि ये जो गोलीय पृष्ठ है ना, ये गोलीय पृष्ठ ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा ये। तो ये गोले के केंद्र पर ये कोण बन रहा है डी ओमेगा, ये भी तो 1 हो जाएगा भाई। यही तो फॉर्मूला है ये, डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने शर्त लिखी है डी बराबर आर स्क्वायर, यानी कि डी और आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा। ये 1 तो वैसे भी हो जाएगा, मान लीजिए डी बराबर 2 कर दूं मैं, तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इससे ये कट के बराबर 1 ही तो आ जाएगा, तो डी ओमेगा बराबर 1 आ गया। अब 2 दूना कहकर कि अब आप लोग सोच रहे हो 2 क्योंकि मैं 5 भी कर सकता हूँ, 5 भी कट के 1 आएगा। यही छोड़ो, आप 10 कर दो तब भी उतना ही आएगा, कितना भी कर दो 1 ही आना है। यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, यानी कि गोलीय पृष्ठ बराबर उसकी त्रिज्या का वर्ग कर दिया जाए, तो डी ओमेगा बराबर 1 होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यानी कि अतः स्पष्ट है कि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, की त्रिज्या वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर, अतः स्पष्ट है कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर क्षेत्र अंकित करे तो घनकोण यानी कि डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर कोई गोलीय पृष्ठ का गोलीय पृष्ठ, यानी कि किस, अतः स्पष्ट है कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर यहाँ पर क्षेत्र अंकित करे, यानी कि जो इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर ये एरिया इस केंद्र पर अंकित करे। ये डी और आर का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग बराबर हो जाए, तो डी ओमेगा बराबर कितना, 1 स्टेरेडियन होगा। इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग यहाँ देखिए, ये तो भाई छोटे से छोटे पृष्ठ के लिए है डी ओमेगा। अब मैं कहूँ पूरे पृष्ठ के लिए कितना होगा। पूरी पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि पूरे का करने के लिए डी ओमेगा का हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, डी ए का हो जाएगा ए आर ए स्क्वायर, डी हट जाएगा, ठीक है। तो
आपको पता होगा गोले का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम करते हैं ओमेगा बराबर ए की जगह पर रखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ओमेगा बराबर 4 पाई। 4 पाई अतः हम कह सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, अतः स्पष्ट है कि गोले अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के ये क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल इस गोले के केंद्र पर संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा 4 पाई स्टेरेडियन घनकोण केंद्र पर अंतरित करता है। केंद्र पर कितना अंतरित करता है? सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि लग रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चित्र बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये लाइन ड्रा हो रही है, ये वैद्युत क्षेत्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने बोली है, वो आप लोग वीडियो पॉज करके उसे लिख लीजिए कॉपी में। मैंने क्या बोली? एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन। आप देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र में ये कोई हमने काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। इससे गुजरने वाले ये कोई पृष्ठ है, ये बड़ा वाला पृष्ठ, ठीक है। इसमें से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये पृष्ठ से ये देखते हैं, इस पृष्ठ से कितनी बाहर निकल जाती हैं। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ रखा है, ठीक है। अब पृष्ठ से इधर से आ रही है वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे। अगर इस पृष्ठ में से होकर पार निकल गई तो वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर इस पृष्ठ को पार करके ना गई, ये ऊपर है कि निकल गई या इधर होके निकल गई या साइड में से कहीं भी होके निकल जाए, तो वैद्युत बल, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। वो क्या है? सिर्फ वैद्युत बल रेखाएं रहेंगी। और इस पृष्ठ को भेद कर जाती हैं तो वो वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। मान लीजिए जितनी भी रेखाएं हैं इसको भेद करके ही तो जा रही हैं, इस पृष्ठ को भेद कर जा रही हैं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मान लीजिए कुछ रेखाएं यूं निकल गई सीधी, ऐसे ऊपर होके भी मान लो निकल गई, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। ये क्या है? ये वैद्युत बल रेखाएं रहेंगी। वैद्युत बल रेखाएं ये रहेंगी जो निकल के नहीं गई, ये पृष्ठ को भेद कर जाएंगी, वही होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम इस इतने बड़े पृष्ठ के लिए
निकालना तो मुश्किल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इसलिए हम इस पूरे पृष्ठ में से छोटा सा अल्फॉन्स लेते हैं। ये मान लो हमने अल्फॉन्स ले लिया, ठीक है, छोटा सा। अगर हम इस छोटे से पृष्ठ में से ज्ञात कर लेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कितना निकला है, तो हम इसका तो वैसे भी निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके। तुम पहले छोटे से निकालते हैं ना, तो इसका कैसे निकालेंगे जानते हो? एक बात और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई, ठीक है, फाई ई प्रपोजनल मतलब अनुक्रमानुपाती। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? अनुक्रमानुपाती होता है कि किसके साथ ये बढ़ता है। मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र तो है, ये विद्युत बल रेखा, ये विद्युत क्षेत्र है। जितना इलेक्ट्रिक ये फील्ड ज्यादा होगा, जितनी विद्युत बल रेखाएं घनी होंगी उतनी ज्यादा पार होंगी। अब मान लो ये घनी है तो ज्यादा निकल रहेंगी, इधर इसमें से होके ज्यादा निकलेंगी भाई, जाहिर सी बात है ज्यादा निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अनुपाती होता है, ठीक है। और किसके अनुपाती होता है? ये एरिया के भी अनुपाती होता है। मान लीजिए ये पृष्ठ और बड़ा कर दूं मैं, इतना बड़ा कर देता, मान लीजिए इतना बड़ा कर देता मैं इसको, तो सारी की सारी इसी में होकर निकल जाते, तो फ्लक्स ज्यादा बैठता, तो ये उसके भी अनुपाती होगा एरिया के। अगर मैं इतना बड़ा ना लेता, मैं इतना बड़ा ले लेता, तो इसमें 2-4 ही निकल पाती और बाहर एक निकल जाती हैं, ऐसे करेंगे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के भी अनुपाती होता है और इस एरिया के भी अनुपाती होता है, इस पृष्ठ के, ठीक है। तो अब ये प्रपोजनल हम इकट्ठा करेंगे, फाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरे अनुक्रमानुपाती है, ये पृष्ठ के क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। जैसे क्षेत्र बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगी पृष्ठ की तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। तो जब ये क्या है, बिंदी लगी हुई डॉट प्रोडक्ट है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं कि डी फाई है, अभी डी फाई चल रहा है, क्योंकि छोटा फ्लक्स है ना, छोटे क्षेत्र के लिए है। तो ये अब हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, फाई ई प्रोडक्ट। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब इस प्रोडक्ट को हम हटा लेंगे और हम इस प्रपोजनल ये चिन्ह लग रहा है इसको भी हटा देंगे। और प्रपोजनल जब हटाते हैं यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो ये तो फ्लक्स यानी फिजिक्स का पुराना रूल है कि कोई न कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहाँ कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन कांस्टेंट का मान 1 होगा, 1। तो 1 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो कुछ परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो क्यों हम लिखें, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं ना। और ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो cos थीटा आता है, तो क्या हो जाएगा ई डी ए cos थीटा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे मालूम है, अब ये तो छोटे से पृष्ठ के लिए निकला है इतना फ्लक्स, अब हम पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम ई डी फाई ए, ठीक है।
इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे ना। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम तो डी हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी हमने 2 बार लिख दिया है, तो डी हट जाएगा। क्या हो जाएगा 5c। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं। ई कांस्टेंट है cos थीटा डी ए। ठीक है, अब फाई इक्वल, भाई मैथ के स्टूडेंट तो समझ रहे होंगे, बायोलॉजी वाले भी अगर नहीं समझ रहे तो ये इंटीग्रेशन समझ लेना, कहीं भी पढ़ लेना जाके, नहीं तो इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं डाल दूंगा। ठीक है, तो डी ए का हो जाएगा ए cos थीटा। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ये हमने गणितीय विधि से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका मात्रक। अब इसको मिटा दूं, आप लोग नोट कर लो, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका मात्रक एंड विमा। अब फॉर्मूला निकल के आया है फाई इक्वल ई ए cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो पहले इसका मात्रक यूनिट निकालने के लिए पहले ई का मात्रक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति, क्या होता है, ई बराबर होता है F बट्टे Q0, तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इनटू एरिया का मात्रक होता है मीटर, वर्ग मीटर। तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक मात्रक तो ये हो जाएगा। दूसरा मात्रक ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र का मात्रक एक और होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इनटू मीटर यानी वर्ग मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या रहेगा वोल्ट मीटर। ये मात्रक, एक वोल्ट मीटर मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अब इसका विमीय सूत्र देखिए, न्यूटन क्या है, बल, बल की विमा क्या होती है मालूम है, ml t की पावर 3, यही तो होती है, यही होती है भाई। इसकी विमा होती है 2। ठीक है, और मीटर की विमा क्या होती है L स्क्वायर अपॉन कूलम की 80। ठीक है, ये जोड़ के हो जाएगा ml3 mlt, टी हो जाएगा -3 और ए इनवर्स। ये हुई इसकी विमा। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यानी आज का पूरा हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब कल देखेंगे गाउसेज थ्योरम।